नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति आज देश में ऐसी अवस्था ला दी है। बार बार मैं बोल रहा हूँ, यह सब दिख रहा है दर्शन, लेकिन किसी में अभिव्यक्ति की समझ नहीं है, या समझ है तो बोलने का साहस नहीं है। जबकि भारत का दर्शन ये कहता है कि जो आपको दिखता हो उसको अपनी समझ से सत्य के नज़दीक ले जा कर के बताने का प्रयास करें। माने या ना माने, ये समाज और देश का काम है या दुनिया का। आप अपने आप को उस असहमति, अत्याचार या मानवीयता को देखकर चुप न रहें, लिखें या बोलें। जैसे भी आप उस अवस्था को विरोध करके बता सकते हैं तो आप बताइए। आज लगातार धार्मिक उन्माद चल रहा है। तालिबान, अभी एक जावेद अख्तर जी ने बोल दिया कि भाई आरएसएस, बजरंग दल, अन्य अन्य जो उसके उनका उन तालिबानों को कंपेयर कर दिया है, तो मैं उसको थोड़ा सा और रिफाइन करके या बताने का प्रयास करूँगा। पूरी दुनिया ने और भारत ने भी अच्छे तालिबान और बुरे तालिबान के तौर पर बहुत दिनों से उनसे वार्ता, नेगोशिएशन करने में लगे हुए थे, क्योंकि हमारा भी वहाँ पर निवेश है, वो सुरक्षित रहे और हमारा दखल रहे। उसके लिए हम बैड और गुड तालिबान की चर्चा कर रहे थे। तो बैड और गुड जो अच्छे और बुरे तालिबान कैसे हैं? बुरे तालिबान जिसे ये कह रहे हैं वे हैं जो इस्लाम की उसके तलवार के बलबूते पर इस्लामिक विचारधारा को उस देश या पूरी दुनिया में कायम करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरे वे हैं जो थोड़ा सा लिबरल होकर के, जनतंत्र का थोड़ा सा हवाला दे करके लोगों को सहमति से इस्लामिक विचारधारा को कायम करने का प्रयास करते हैं। मैं जो इस तरह के लोग हैं, मैं उनको ऐसे कहूँगा जैसे हमारे देश में, जैसे क्या तुलना की है इन्होंने, हमारे देश के जो ये संगठन है हिंदुत्ववादी तालिबानी अवसर, जैसे अभी ये मुजफ्फरनगर में भी एक मंत्री ने पुलिस को हटाने की बात की थी, 24 घंटे का समय दिया था। फुल पावर में होने के बावजूद भी, देश और प्रदेश की पूरी ताकत उनके पास होने के बावजूद भी, उसके महताज अधिकारी को ये चुनौती देना कि आप हट जाइए, तो ये तालिबानी भाषा है। तो ऐसे समझिए, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ कि ये किस तरह से करते हैं कि ये लोग जनतंत्र को भावनाएं भड़का करके और सत्ता पर काबिज हो करके धीरे धीरे उसको आर्थिक रूप से इतना कमज़ोर कर देंगे, उनके जो अधिकार हैं उनको ऐसा रोक देंगे कि वो मजबूर वश इनकी उस सामंती सोच को स्वीकार कर लेगा। कैसे? उसके ये वो हैं तो तालिबान के, अगर इनकी इस तरह के तालिबानी हैं कि ये सीधे किसी से नहीं भिड़ सकते, लोगों को मोहरा बनाते हैं। ताकत में आने के बाद सामंती युग के अनुरूप अपने कानून बनाते हैं। लगातार उसमें ये सतत प्रयास कर रहे हैं बदलने के। जैसे श्रमिक कानून में लगातार बता रहा हूँ, कृषि कानून में लगातार बता रहा हूँ बदलाव किए हैं, क्योंकि खेती एक ऐसा इस देश का व्यवसाय है जिसमें कम साधन में भी व्यक्ति जिंदा रहेगा, मरेगा नहीं। इसलिए इस दिल्ली के चारों तरफ के लोग या अन्य अन्य प्रदेशों के लोग, खेती के लोग राजाओं से या बादशाहों से, सत्ताओं से टकराते हैं। ये 9 महीने का जो आंदोलन ऊपर चल चुका है, ये खेती के ऊपर निर्भर है, इसलिए चल गया है। और पूरी दुनिया में जितने भी ये गूगल हो, फेसबुक हो, अमेजन हो, ये अब हमारे जो उद्योगपति हैं, अडानी, अंबानी, अन्य, इनके पार्टनर हैं। और दुनिया में जिस पश्चिम और यूरोप में जो ये कृषि कानून का मॉडल जो हम लाए, वो वहाँ आ चुका और वो पूरी तरह से फेल हो गया। छोटे किसान उनके गुलाम हो चुके हैं, यानी कंपनी उनके हवाले हो चुकी है पूरी भूमि। और आज लगातार ये इस भूमि को, ये जो मैंने नाम लिए हैं तीनों, सबसे ज़्यादा गूगल के मालिक पर इस समय खेती की भूमि है। भिन्न भिन्न देशों में लगातार प्रयास कर रहे हैं। इन्हें ये पता चल चुका है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, कि हर उपयोग की वस्तु जो विलासिता के लिए, उपयोगिता के या सुविधाओं के लिए होंगी, उनमें सेचुरेशन आता है। अगर आमदनी नहीं है तो उसके बिना काम चल जाएगा, लेकिन खाद्य उत्पाद एक ऐसा है, इसके बिना व्यक्ति जिंदा नहीं रहेगा। तो ये इन्हें अपने कंट्रोल में करना ग्लोबल तैयारी है।
हमारे, जब मैं बार बार बोलता हूँ, ये सहयोगी हो चुके हैं। और ये इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि जब हमारे यहाँ सूदखोर और राजा या बादशाह का कर लेता था, सूदखोर जो ब्याज पे पैसे दे करके उसके हरी बीमारी में कर्ज या सूखा पड़ जाता था, अकाल पड़ता था, तो उस समय वो कर्ज लेकर के अपना गुजारा करता था और उस राजा का टैक्स बढ़ जाता था। तो वो राजा के द्वारा रिकॉग्नाइज सूदखोर लोग या अनरिकॉग्नाइज जो पैसा ले लेते थे, तो उनसे इतना गुना ब्याज लेकर के, सूद लेकर के, और उनके बच्चों को गुलाम रख करके, दैहिक और शारीरिक शोषण करके भी उनका कर्जा नहीं उतरता था। तब चौधरी छोटू राम जी का ये विचारधारा जब उत्पन्न हुई, उनके फादर को एक सूदखोर ने अपमानित किया, ये कहा जाता है कि उनके मुंह पे थूका था। तब उन्होंने इस बात का संकल्प लिया था कि मैं इनसे मुक्ति दिलाऊंगा। तब उन्होंने उन सूदखोरों जिनके रजिस्टर थे उनका चेक कराया गया, और भूमि हस्तांतरण जो उनके होते कि कितना पैसा लिया, कितना दिया, उसको अनुपात में उनकी ज़मीन वापस कराई गई, मूल उसमें स्वीकार कर लिया गया। और जो अनरजिस्टर्ड लोगों ने पैसा दे रखा था और उनकी ज़मीनें और उनके पशुपालन या जो भी उनका रोक रखा था, वो बिना किसी दंड के, बिना किसी वापसी के उनका वापस कराया और कानून बनवाया। तो मेरा तात्पर्य ये इस तरह के तालिबानी है कि व्यक्ति को इतना निचोड़ दो, इतना उसकी चारों तरफ से रास्ते रोक दो, मजबूरन आपका गुलाम हो जाए। तो ये गुलाम अवस्था की तरफ ले जाने वाले तालिबानी ही हैं। ये विचारधारा तालिबानी है। ये उस दौर में ले जाने के लिए हमें कर रहे हैं। तो ये बार बार मैं इसलिए बोलता हूँ कि आप समझ जाइए। और आप और ना देखिए, ये बार बार कहते हैं एमएसपी है, और आंकड़े क्या दिखाते हैं, हमने अपने कार्यकाल में इतनी वस्तुओं के, खाद्य वस्तु के एमएसपी को लाए हैं और हमने इतने परसेंटेज खरीदी है। तो मैं उन किसान भाइयों से, जिन किसान भाइयों की फसलें एमएसपी पे नहीं खरीदी गई हैं, पहले 6% या 8% पर, यानी 92-92% किसानों की जिनकी फसलें नहीं खरीदी जा रही हैं, आपकी चुप्पी आपकी गुलामी की तरफ ले जाने का संकेत है। अगर आप दकियानुसी, धर्म, क्षेत्र और जाति और गोत्र में बट करके इनके इस विचार को कामयाब कर देंगे, तो आप उन काल में वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं। आप ये देखिए, 97% लोगों की आमदनी 50% से कम हो चुकी है। गरीबी कितनी बढ़ चुकी है। जो गरीबी की रेखा थी उसमें 23 करोड़ लोग और गरीबी के रेखा के नीचे जा चुके हैं। जो ये कहते हैं कि एमएसपी दी हमने इतनी बढ़ा दी, बढ़ाने की भी बात करते हैं। अभी भी डिबेट में सुधांशु महाराज जो कहते थे कभी कि हमने चौधरी की चौधराहट खत्म कर दी है, आपका ये बोल आपको लेकर डूबेगा। तो वो कह रहे थे आज कि भाई हमने इतने एमएसपी बढ़े। आप साथ साथ ये भी बताइए, और किसान लोगों तुम भी सोचियो कि तुम्हारी जो एमएसपी बढ़ी है उस अनुपात में महंगाई आपके लागत की कितनी बढ़ी है। डीजल, पेट्रोल, पेस्टिसाइड और टैक्सीज, बिजली का अन्य, और एक और धोखा देखिए इनके साथ। किसान के लिए कहा कि इन्होंने हम फसल बीमा योजना लाए हैं, उसमें इन्होंने कितने लाख करोड़ प्राइवेट सेक्टर को कमा कर दे दिए हैं। धीरे धीरे बीमा कराना लोगों ने बंद कर दिया है, क्योंकि जिस गांव के किसानों का बीमा होगा उसमें शर्त ये है कि गांव के 70% लोगों की फसल अगर खराब होगी तो ही व्यक्तियों को फसल का उसके बीमे का लाभ मिलेगा। अब पूरे गांव में अगर 70% की नहीं, किसी के दक्षिण भाग में बरसात या ओलावृष्टि होगी, पूरब में या पश्चिम में नहीं हुई है, वो दक्षिण का पीड़ित किसान को उसका मुआवजा नहीं मिलता है, यानी कि उसको जो कंपनसेशन वो है उसका क्लेम नहीं मिलता है। ऐसे ये भारी मुनाफा कमा रहे हैं प्राइवेट सेक्टर को लूटने के लिए। अगर आपकी निष्ठा ठीक है तो आप किसानों की आमदनी का जो लागत है उसकी कॉस्ट कम करिए, और जो ये इस तरह के बीमा है उसका पैसा आप दीजिए। अगर आपको इस देश के उन उपभोक्ताओं को सस्ता खाना खिलाना है, क्योंकि उनकी आमदनी घटी हुई भी है, और ये सच बात है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि अगर लागत मूल्य का लाभकारी मूल्य किसान को मिलता है तो आम उपभोक्ता को खाना इतना महंगा मिलेगा, उसको अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो आपको जैसे सफल लोग उद्योगपतियों को आप भारी सब्सिडी देने के बावजूद भी वे सफल नहीं हैं और अपनी संपत्ति बढ़ा रहे हैं, आपको लाभ नहीं दे रहे हैं या घाटा दिखा रहे हैं, तो किसान तो सीधा सच्चा आपके मूल्यों पर वो फसल बेच रहा है। वे 90% या 92% जिनकी फसल नहीं बिक रही है, सरकार लगातार झूठ बोल रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। और प्राइवेट सेक्टर को देने का भी मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये जो मैं तालिबानी क्या है कि आपको इतना मजबूर कर देंगे बेरोजगार बनाने के लिए कि जो मजदूर श्रमिक कानून चेंज कर रहे हैं, खेती इनसे छिन जाएगी। छोटे किसानों जो कहा है ना, छोटे किसान देश की बनेंगे शान, वे देश की शान नहीं बनेंगे, वे पूंजीपतियों के को भोजन बनेंगे, सस्ते मजदूर बनेंगे उनके। और ये इस चाल में आप लोग बटे हुए हो। अभी भी समझ लो इनकी निष्ठा उन तालिबानी वालों की, जो गुड़ जिन्हें कहते हैं, सच्चे जिन्हें कहते हैं। मैं कहता हूँ अगर व्यक्ति की आपसी लड़ाई है
वो व्यक्ति को मार रहा है तो वो उसको धरती से अलग कर देता है। वो कष्ट अपने बच्चों का नहीं देखेगा, अपने परिवार का नहीं देखेगा, या जिसका मर गया है वो आगे की सुध लेगा। लेकिन आइन के ताने बाने, कानूनी व्यवस्था में फंसा करके, गुलाम अवस्था में ले जा करके, रोज के तिल तिल तड़पण अपने जवान बच्चों की शिक्षा दीक्षा और उनकी शादी न समय पर करने की जो दंश झेलेंगे वो आप कल्पना नहीं कर सकते। तन पे कपड़ा भी नहीं होगा। अगर 150 साल पुरानी व्यवस्था को अपने पुरखों से जान लें, एक गाँव में अगर किसी के पास में अच्छा कुर्ता, अच्छा पजामा या जूता या सोल ओढ़ने के लिए, उससे पूरे गांव के लोग मांग करके अपने शादी ब्याह करते थे। ये अवस्था अमीर हो अवस्था में नहीं हो सकती, यानी इतनी गरीबी हमारे देश में थी। तो ये वापस उस दौर में जाने का समय आ चुका है। अगर आप नहीं समझे, ये जो धर्म जाति में बट करके आप अगर भटके रहे, तो ये सामंती पूंजीपति और मनोवादी लोग आपको ऐसा बनाएंगे बकरे कि आप बोलोगे बिनियर कटते जाओगे। नमस्कार।